हाय एवरीवन। सो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेशन देखेंगे, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। तो एक एटम को देखते हैं। सबसे पहले एक एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच में डिस्टेंस है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें तो वो होता है K(Q1Q2)/R। सो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। इसलिए अगर अपन V का R के साथ में कर्व प्लॉट करें तो वो कर्व कैसा दिखेगा, देखो वो कर्व हमारे पास, ये सपोज करो पॉजिटिव एक्सिस है पोटेंशियल का, उसमें कोई कर्व नहीं जाएगा और ये आपके पास इस साइड मान लीजिए डिस्टेंस है। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, बट वो नेगेटिव साइन के साथ में प्लॉट करना है, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये आपने देखा होगा 1/R का y=1/x का कर्व जो होता है वो ऊपर से इस तरह से आता है, बट क्योंकि हमारे पास नेगेटिव लेना है इसलिए वो एक्सिस के नीचे बनेगा। इस साइड में हमारे पास -V है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ग्राफ जो है हमने वो एक 2 डायमेंशन प्लेन में प्लॉट किया है, लेकिन हमारे पास जो R है वो 3 डायमेंशन की डिस्टेंस होती है। तो अगर आपको इस ग्राफ को इमेजिन करना है तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो कर्व है इस कर्व को आप इमेजिन कीजिए कि ये V एक्सिस के अबाउट पूरा रिवॉल्व कर गया। अगर पूरा रिवॉल्व कर जाएगा तो ये कर्व जो 2D में प्लॉट हुआ है वही 3D में प्लॉट हो जाएगा। और अगर उस सामने से हम उसकी पिक्चर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर 2 एटम है, एक ही एटम का ग्राफ है, लेकिन उसको हमने 3D में प्लॉट करना चाहा है। सो ये इस तरह से उसको V एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर लीजिए, क्योंकि जो R है वो तो 3 डायमेंशन में डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास वेरी करेगी। सो हमने उसको 3 डायमेंशन में प्लॉट किया है। सो ये ऐसी जो पिक्चर अगर आपको कहीं पे बुक में देखने को मिले तो एक्चुअल में वो जो सेम y=1/x है उसी को कर्व को 3D में प्लॉट किया गया है। अब हम एटम को देखते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे हम इमेजिन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं। सो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके सबसे कम डिस्टेंस पे अपने पास 1s वाला इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस पे देखें तो फिर 2s वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। सो न्यूक्लियस से जो 1s है 2s है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर कैसी बनेगी, देखो अब आपको शायद काफी हद तक ये समझ में आ जाएगा जब आप अपनी बुक में ये डायग्राम बना हुआ देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम ये सेंटर पॉइंट है, राइट। तो ये अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियस की लोकेशन मानते हैं। अब आपको कई बुक्स में न्यूक्लियस यहाँ पर प्लेस मिलेगा और कहीं पे आपको यहाँ पर प्लेस मिलेगा। सो वर्टिकल साइड में मत देखिएगा, वो केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना चाह रहा है। तो ये अगेन ये भी =0 पे प्लेस्ड है और आपके पास ये भी =0 पे ही प्लेस्ड है, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे। सो देखो जो 1 वाला होगा यहाँ पे एक ऑर्बिट होगा आपका, एंड दिस इज n=1। n=1 का मतलब 1s है। तो 1s में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये जो मैंने लाइन प्लॉट की है ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक सर्कल है, क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये एक सर्कल होगा इस तरह, राइट। और उसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेट होते रहेंगे। सो हम यहाँ पर 2 डॉट बना देते हैं। 2 डॉट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहना चाहेंगे। सिमिलरली अगर हम n=2 की बात करें तो n=2 में क्या होगा, 2s है और 2p है। सो 2s आपके पास मान लीजिए आप यहाँ बना लेते हैं, एंड ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में हो गए और ये फिर 2p हो जाएगा। 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो ये 1 2 3 और ये 1 2 3। सिमिलरली n=3 आएगा और ये इंक्रीज होता जाएगा आपके पास। सो ये जो लार्ज हो रहा है ये देखिए आप सबसे कम डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं हम, है ना। सो r डिस्टेंस ये हो जाएगी और ये सबसे कम है। देन यहाँ से n=2 की r है वो क्या हो गई, बढ़ गई। सो ये एक सिंगल एटम का पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। ओके, अब हम देखते हैं कि जब दूसरा एटम इसके पास में आता है तो क्या होता है। ये एक एटम का पिक्चर है। होता क्या है कि जब दूसरा एटम आता है तो इस एटम का दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से इनके जो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व हैं वो ओवरलैप करने लग जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक एटम था हमारा, तो जब दूसरा एटम इसके पास में आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये देखिए, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग की वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है थोड़ा सा डीफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज होके पिक्चर कैसी होगी,
कि ये वाली लाइन को तो किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये वाली लाइन तो ऐसी ऐसे ही रहेगी। यहाँ का जो कर्व है वो इंटरसेक्शन के बाद वाला कर्व कट जाता है और जो रिमेनिंग कर्व है ओवरलैपिंग की वजह से, ओवरलैपिंग का इफेक्ट है कि वो इस तरह से मुड़ जाता है, उसकी हाइट कम हो जाती है। पहले देखो यहाँ तक हाइट जा रही थी, अब ये वाला पोर्शन कट गया तो हाइट यहीं तक ही रह गई और ये बाउंड्री की हाइट बहुत ऊपर है। सिमिलरली आपके पास तो ये जो लास्ट लाइन है इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये हाइट आपके पास हो गई। अब इससे होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि सपोज n इक्वल टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन था, वो तो अपने एटम को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इसका n इक्वल टू 1 वाला एटम था, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर लेवल था पहले, राइट, जो पहले इस एटम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, जब वो इधर आएगा तो उसे कोई भी बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है, तो वो अपने एटम को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा और आगे उसके पास वॉल है, फिर वो यहाँ से टकरा के वापस इधर आएगा। तो अब वो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या हो गया, सारे क्रिस्टल में फिलहाल हम 2 एटम का बना हुआ मान रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे एटम्स देख लो तो सबका फाइनली क्या होगा, आपके पास इस तरह की पिक्चर बनेगी। अगर आप बहुत सारे एटम लेते हो, हम जानते हैं एक क्रिस्टल में 1 या 2 एटम तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेवल का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो क्या करता है, पूरे क्रिस्टल में जाता है। ये देखो पूरे क्रिस्टल में जाएगा आराम से। और यही हम नॉर्मली बताते हैं, हम बोलते हैं ना मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग की वजह से ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है और आपके पास बस वो बाउंड्री, लेकिन हमें पता है कि सबसे लास्ट वाली जो बाउंड्री है वो तो उनको तो तोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वो फ्री होने के बावजूद भी क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल पाता है, वो क्रिस्टल के अंदर ही मूव करता रहता है। अब इस ओवरलैपिंग का इफेक्ट एनर्जी लेवल पे कैसा होता है? सो होता क्या है कि जब आपके पास दो एटम का कांटेक्ट होता है और उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो हर एटम का हर एनर्जी लेवल 2 लेवल में स्प्लिट हो जाता है। तो मान लीजिए देखो ये एक लेवल है, राइट, तो यहाँ पर आप बनाएंगे ओनली 1 लाइन, यहाँ पर आप जब सिंगल एटम की पिक्चर बनाएंगे तो हम एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब जैसे ही दूसरा आइटम इसके कांटेक्ट में आया, अब इनकी जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें आप n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 2 लेवल बनाएंगे। ध्यान रखना ये 2 एटम्स की ओवरलैपिंग की वजह से हर एनर्जी लेवल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 लेवल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो सपोज यहाँ पर अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6, अगर आपने 6 एटम का यहाँ पे क्रिस्टल लिया है, 6 एटम की ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे एटम के सारे लेवल 6 लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो n इक्वल टू 1 में भी आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मिलेगा, 2 में भी आपको 1 2 3 4 5। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारे पास n एटम्स है ना, इवन अगर आपने 1 मोल क्रिस्टल भी लिया है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, हमारे पास बहुत सारे होते हैं। सो अगर आपके पास n एटम की ओवरलैपिंग होती है तो हर एनर्जी लेवल n लेवल में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो n लेवल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एक बैंड। एनर्जी का एक बैंड क्या होता है, एक रेंज होती है और उस रेंज में आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, समझ सकते हैं आप। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी का बैंड, तो इस तरह से हमारे पास बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड। दूसरा एक आपके पास होता है जो ओवरलैपिंग होती है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगी। सो सपोज आपके पास ये है वाई डायरेक्शन में हम एनर्जी ले लेते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हम आर ले लेते हैं। आर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। तो आप ये देखिए कि अगर एक एटम इस तरह से है, राइट, और दूसरा एटम यहाँ रखा हुआ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी ये आर, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग बहुत कम होगी, राइट। अगर आप इनके बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम करते जाओगे ओवरलैपिंग इंक्रीज होती जाती है। तो जब हम एनर्जी का ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा वैसे तो। ये आपके पास बैंड बने हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे n एटम जो हैं उनका कांटेक्ट हुआ है। सो ओके, ये एक लेवल है आपके पास, ये एक लेवल आपके पास और ये एक लेवल आपके पास। अब ये डायग्राम को अच्छे से समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सो आप ये देखिए कि सपोज एक एटम है ना, एक एटम का न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा एटम यहाँ रखा हुआ है, उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन है। आप ही बताइए कि जब ये दोनों पास में आएंगे, इनकी डिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज होगी, तो सबसे पहले ओवरलैपिंग कौन से एनर्जी लेवल की होगी, जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर वाले लेवल सबसे पहले एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और अगर वो ओवरलैप कर गए तो उनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो भी सबसे ज्यादा
होगी, क्योंकि अभी तक देखो n=1 और n=1 इनका तो ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने डिस्टेंस अभी तक इतनी ही करी है कि सबसे बाहर वाले लेवल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। तो होता क्या है कि जब आप ये डिस्टेंस को, ये देखिए डिस्टेंस है, हम इस साइड से चलते हैं तो हम डिस्टेंस को डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो डिक्रीज करते गए सबसे पहले देखो यहीं पे इसी पॉइंट पे ओवरलैपिंग की वजह से एनर्जी का बैंड बन गया है, और वो ओवरलैपिंग हुई है सबसे आउटर मोस्ट। तो ये जो वाला बैंड होगा ये सबसे बाहर का बैंड होगा, देखना सबसे आउटर मोस्ट बैंड होगा। उसके बाद हमने डिस्टेंस और पास लाओ, इनको और पास लाओगे तो अंदर वाले जो लेवल हैं उनके अंदर भी क्या होगी, ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी और उनका भी बैंड बन जाएगा। तो हमने देखो डिस्टेंस और कम करी तो ये अंदर वाला लेवल था उसका भी बैंड बन गया, आपने डिस्टेंस और कम करी तो और सबसे अंदर वाला भी बैंड बन गया। तो ऐसे जैसे जैसे हम डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो सबसे पहले ओवरलैपिंग होती है सबसे बाहर वाले लेवल्स की, और उसके बाद डिक्रीज होती जाती है। अगर आप एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ये वर्टिकल लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो देखो सपोज इस पॉइंट को हम दे देते हैं P Q, इसको R और इसको यहाँ पे मान लीजिए S, ठीक है। तो यहाँ पे PQ क्या होगा, इस PQ को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको आपको ध्यान रखना है, PQ को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि सबसे बाहर जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट जो लेवल होता है, नॉर्मली इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम उनको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो PQ आपका क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। उसके बाद ये RS, कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड में नॉर्मली खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये मत समझना कि अगर लेवल खाली है तो उसकी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग क्यों हुई, क्योंकि एनर्जी लेवल के स्प्लिट होने से उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का होना कोई जरूरी नहीं है। एनर्जी लेवल एक दूसरे के पास में आ गए तो उनका बैंड बन जाएगा, चाहे उनमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे उनमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो हमारे पास PQ कंडक्शन बैंड है, ये खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फिलहाल नहीं होता है। एंड देन आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने देखा है कि हम जब एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। सो ये कंडक्शन बैंड होता है और ये वैलेंस बैंड होता है। आप देख सकते हैं कि Q से लेके R यहाँ कुछ भी नहीं है, Q से लेके R तक आपको कोई एनर्जी नहीं मिली है, क्योंकि हमें भी पता है कि जब आप देखते हैं कि 1s वाला लेवल होता है उसके बाद 2s वाला लेवल होता है, उनके बीच में एनर्जी का गैप होता है, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है उसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। सो यहाँ पर ये जो Q से लेके R तक का बैंड ही होगा एक तरह से, और हम इसे गैप कहेंगे। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और ये गैप क्या होता है, फॉरबिडन होता है। ओके, ये गैप हमारा क्या रहेगा, फॉरबिडन रहेगा। सो अगर हम इसकी पिक्चर देखें जो कि हमने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर देखी है, तो वो इस तरह से दिखेगा कि आपके पास एक बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे वैलेंस बैंड हो जाएगा, ये वैलेंस बैंड हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास EG एनर्जी गैप, इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। और इसी एनर्जी गैप की वैल्यूज के बेस पे हम ये बताते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या सेमीकंडक्टर है। सो ये तो था हमारा फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन सॉलिड। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे पीरियोडिक पोटेंशियल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।